विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। दुनिया का सबसे लंबा और भव्य शानदार गंगा विलास क्रूज पहुंचा वाराणसी। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे काशी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना। गंगा विलास क्रूज के पर्यटकों ने आज सुबह सारनाथ स्थित बौद्ध स्तूप का किया भ्रमण। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को देखा और भारत की समृद्ध धरोहर देखकर हुए भाव विभोर। और प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रभाव अभी कुछ दिन और रहेगा जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अगले 2 दिनों में बारिश की जताई है संभावना। और अब समाचार विस्तार से। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। विवेकानंद कहते थे कि उठो जागो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद का प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके अनमोल विचार दुनिया भर में लाखों लोगों की प्रेरणा है। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर पूरे भारत में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1984 में आज ही के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला किया था और 1985 से इसे हर साल मनाया भी जाने लगा। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ था। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह माया को छोड़कर संन्यास अपना लिया था। वहीं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। विकसित युवा विकसित भारत की थीम के साथ इस वर्ष यह महोत्सव आज से शुरू होकर 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। देश भर से करीब 7,500 युवक इस उत्सव में भाग लेने धारवाड़ पहुंच रहे हैं। युवा महोत्सव का आयोजन हर साल प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किया जाता है। और अब बात गंगा विलास क्रूज की। दुनिया का सबसे लंबा और भव्य शानदार गंगा विलास क्रूज मंगलवार को वाराणसी पहुंच गया है। गंगा विलास राजघाट से करीब 8 किलोमीटर पहले रौना गांव के सामने रोक दिया गया। 12 जनवरी की रात क्रूज रविदास घाट पहुंचेगा। यहां से 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इसे हरी झंडी दिखाकर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। क्या आपने पानी पर तैरता 5 सितारा होटल देखा है? क्या आपने पानी पे तैरता स्विमिंग पूल देखा है? तो चलिए आपको सैर कराते हैं लग्जरी गंगा विलास क्रूज का, जो विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा होने वाली है। तो हो जाइए तैयार शानदार लग्जरी गंगा विलास को देखने के लिए। ये है गंगा विलास की शानदार लॉबी, जहां आप बैठ सकते हैं, देश दुनिया से जुड़ी मैगजीन पढ़ सकते हैं, रिसेप्शन पर क्रूज से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। क्रूज पर आपकी सेहत का भी खास ख्याल रखा गया है, इसलिए सभी आधुनिक मशीनों से लैस जिम भी है, जहां आप जाकर किसी भी समय वर्कआउट कर सकते हैं। यानी यात्रा के साथ फिटनेस का पूरा ख्याल गंगा विलास क्रूज पर रखा गया है। अच्छी सेहत के लिए अधिक वर्कआउट करके आप थक गए होंगे, तो चलिए चलते हैं लग्जरी कमरे में, जहां खास लाइटिंग और डेकोरेशन किया गया है, ताकि आप यात्रा में भी सुकून से चैन की नींद सो सके और अपनी यात्रा का लुत्फ उठा सके। अगर कोई गेस्ट आपके रूम में आता है तो उसके बैठने के लिए विशेष सोफा भी है, ताकि तसल्ली से बैठकर बात कर सके। जब आप कमरे से बाहर निकलेंगे तो बेहतरीन कालीन से सुसज्जित कॉरिडोर देखकर आपको देश के किसी बड़े 5 सितारा होटल का कॉरिडोर का फील आएगा। जगमगाता ये कॉरिडोर आपको ले जाएगा गंगा विलास क्रूज के बड़े रेस्टोरेंट में, जहां आप भारतीय व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आप सब कुछ यहाँ आराम से नदी की लहरों और किनारों का नजारा लेते हुए कर सकते हैं। यात्रा में थकान न हो, इसलिए जरूरी है कि शरीर को चुस्त दुरुस्त रखा जाए, और इसके लिए सभी औषधियों से लैस स्पा भी है, जहां आप अपने को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये रहा गंगा विलास क्रूज का सभी सुविधाओं से लैस बेहतरीन नजारा। तो उगते डूबते सूरज की पानी में तैरती मोहित करती रश्मियों के साथ देश में जल यात्रा का नया सफर शुरू होने वाला है, जिसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलास क्रूज की काशी से शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व का अवसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। इस प्रकार यह क्रूज सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अर्थगंगा की परिकल्पना को साकार करने में उपयोगी सिद्ध होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गंगा विलास क्रूज सेवा का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने से वाराणसी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रारंभ हो गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु अब जल, थल और नभ तीनों मार्गों से काशी आ सकते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले सभी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालु यहाँ अपने प्रवास की सुखद स्मृतियां लेकर जाते हैं। गंगा विलास क्रूज सेवा के सफल संचालन के लिए मेरी मंगलमय। वहीं काशी में विदेशी पर्यटकों ने जो देखा है उससे वह अभिभूत हैं। उनकी कल्पना में भी नहीं था कि भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास और भारत की धरोहर इतनी समृद्ध है। कल गंगा आरती की व्याख्या करते हुए कहा कि यह अद्वितीय था। भले ही हमारा धर्म अलग है, लेकिन गंगा आरती को देखकर हम लोगों ने मन से भारतीय अध्यात्म को महसूस किया। सारनाथ में इन लोगों ने भगवान बुद्ध के स्तूप को देखा और पुरातत्व संग्रहालय में जाकर उस दौर के जो भी सामान है उनको भी देखा। टूरिस्ट गाइड ने इन्हें बताया कि सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। विदेशी पर्यटक यह सब देखकर प्रसन्न हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह भारत दर्शन के लिए अवश्य आएं। It's very beautiful place. I feel I'm here. And the other hand, it's very clean, it's beautiful, and I'm happy that I have the chance to see that place. And I like to be here in India. It's very nice here, and I enjoy the culture, the food, and the nice people. I think it's a very interesting and historical place. I know it's very important for every Buddhist, especially monks, to come here once in their life. But I would suggest also to every tourist to come and visit this place. It's magical. जो जीवन है और जो ये देख रहे हैं कि सब इतने खुश से मिलते हैं, सब इतना वार्म वेलकम कर रहे हैं, सब इतनी खुशी से कोई भी ये भी जब अगर किसी से भी कहते हैं कि भाई हमारी तस्वीर हमको लेना है तो सभी तो ये जो जीवन देख रहे हैं उससे ये इतने अभिभूत है, इतना खुश हैं कि इनका तो ये कहना है कि हम बार बार आएंगे भारत में, और खासकर काशी तो इनको बहुत ही पसंद आ रही है। एक ऐतिहासिक संस्कृति है वो उन्हें दिखाई दे रही, और जो हम कहते हैं कि जो अतिथि की जो सेवा, वो इसके लिए ये आश्चर्य हो गया कि इतना सारे जो सेवा है भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से, उसके लिए भी बहुत खुश महसूस कर। गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के पूर्व थीम सॉन्ग जारी हुआ।
और समाचारों में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर मऊ से है। मऊ जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यंग इंडिया रन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मऊ के तत्वाधान में आयोजित इस दौड़ का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह दौड़ अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर संदेश देने का काम करेगी। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है और उनकी जयंती पर आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आयोजित किया गया है, सभी जिला मुख्यालयों और युवा मोर्चा हमेशा विवेकानंद जी को अपने आदर्श के रूप में देखते रहे हैं। हम लोग उनकी जन्म जयंती पर यह आयोजन किया गया है। मैं युवा मोर्चा को, सभी कार्यकर्ताओं को और इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी अपने प्रतिभागी भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं। कानपुर नगर पहुंची प्रदेश की राज्यपाल और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 24वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 60 मेधावियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं कुल 577 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सदस्य नीति आयोग नई दिल्ली प्रोफेसर रमेश चंद्र सहित प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने सभी उपाधि धारकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश में 70% जनसंख्या आज भी गांव में निवास कर रही है, जिनका जीवन कृषि और कृषि आधारित कार्यकलापों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों तथा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम भी मूल रूप से कृषि के विकास से जुड़ा हुआ है। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत महोत्सव वर्ष में प्रत्येक जनपद में 75 तालाब बनाए जाने को कहा है। सीएसए में भी एक तालाब है जहां पानी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, मोटे अनाजों का वर्ष के रूप में दुनिया भर में स्वीकार्यता प्रदान की गई है। इसके लिए देश और प्रदेश में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से उल्लासता पैदा की जा रही है। देश की 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिनका जीवन कृषि एवं कृषि आधारित कार्यकलापों पर निर्भर है। गरीब किसानों तथा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम भी मूल रूप से कृषि के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। आज कृषि में महिलाओं का योगदान 65 से 70% तक है, परंतु अधिकांश महिलाएं नई तकनीकों को अपनाने और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का लाभ उठाने में थोड़ी पीछे। ये अच्छा ध्यान दिलाया है माननीय राज्यपाल जी ने, जिसके माध्यम से ये उसके भीतर पानी लाए जाने की व्यवस्था करें। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही व्यवस्था हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में सारी दुनिया ने इसको स्वीकारता प्रदान किया और इसके लिए देश में और प्रदेश में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से वो जागरूकता पैदा की जा रही है। हमारे राज्य के भीतर बाजरे की खेती देश में सर्वाधिक होती है और हम लगभग 12 लाख मीट्रिक टन बाजरा हर साल पैदा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात का पहल करते हुए कि हमारी मिलेट्स की खेती की ओर आगे बढ़े। इस नाते इस साल एमएसपी के बेसिस पर 40,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद लगभग 101 करोड़ रुपए की खरीद हम लोगों ने किया है। राज्य के भीतर 75 वर्षों में यह पहला प्रयास है जब बाजरे की खरीदारी हुई। और अब बात इन्वेस्टर्स समिट की।
जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग परमहंस ने इन्वेस्टर्स मीट में कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिए जाने और बेरोजगारी दूर करने को लेकर प्रयासरत है। सरकार ने फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत जनपद मुजफ्फरनगर को 4500 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य आवंटित किया है। लक्ष्य के सापेक्ष जनपद के 36 प्रतिष्ठित उद्यमियों द्वारा अभी तक जनपद को 1742 करोड़ के एएमयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से जनपद के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। यूपी में फरवरी माह में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। उसके लिए आज जो योजनाएं हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है नई, उसको बताने के लिए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आज की गई थी, जिसमें सभी उद्यमी और विभाग आए हुए थे। उन योजनाओं के बारे में, उस पॉलिसी के बारे में विस्तार से सभी को बताया गया। और मुजफ्फरनगर से लगभग 1800 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट अभी तक आ चुके हैं और यूपी का लक्ष्य तो 10 लाख करोड़ का है। तो उम्मीद है जो मुजफ्फरनगर का लक्ष्य है उससे अधिक हम लोग इन्वेस्टमेंट मुजफ्फरनगर में लाएंगे। एक बहुत अच्छा माहौल इस समय प्रदेश में भी और हमारे मुजफ्फरनगर में भी है। उद्योग बढ़ेगा तो जिले की भी तरक्की होगी और देश की। जौनपुर के सिद्दीकपुर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदेशीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन यूपी के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन 3 मैच खेले गए। प्रतियोगिता के पहले दिन पहला मैच प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल के मध्य खेला गया, जिसमें मिर्जापुर ने प्रयागराज को 44-13 से पराजित किया। दूसरा मैच में वाराणसी ने बस्ती को 27-8 से पराजित किया। तीसरे मैच में आजमगढ़ ने चित्रकूट को 26-5 से पराजित किया। इस अवसर पर उप क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह, रेफरी बोर्ड उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन सुरेश सिंह तथा प्रदेश के 17 मंडलों के खिलाड़ियों के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष जो मनाया जा रहा था, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रदेश स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ जौनपुर में कराया जा रहा है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में जितने मंडल हैं, गोरखपुर और अलीगढ़ को छोड़ के सारे मंडल प्रतिभाग कर रहे हैं। सरकार द्वारा सुविधाएं बहुत दी जा रही। पहले खिलाड़ियों को खाने के नाम पे बहुत कम पैसा था, अब तो 450 रुपये खिलाड़ियों को खाने को मिल रहा है। प्रदेश और भारत सरकार ये चाहती है कि महिलाएं भी खेल में आगे बढ़े। आप देख भी रहे हैं ओलंपिक में भी हमारी महिलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, एशियाड में भी। 161 किलोमीटर लंबे बाराबंकी अकबरपुर रेलवे मार्ग की दूसरी लाइन पर काम तेजी से चल रहा है। 1116 करोड़ रुपए से चल रहे रेलवे के इस दोहरीकरण कार्य में 22 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जिसके अंतर्गत बाराबंकी जिले के कई छोटे छोटे स्टेशनों पर काम पूरा कर लिया गया है। इस काम के पूरा होने के बाद अयोध्या की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है। वहीं बाराबंकी अकबरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को लेकर यात्रियों ने काफी खुशी जताई। उनका कहना है कि इससे यात्रा में उनके समय की काफी बचत होगी और उन्हें दूसरे माध्यमों से यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। बाराबंकी रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक पीयूष वर्मा ने बताया कि दोहरीकरण का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है, जिससे जल्द बाराबंकी से अकबरपुर के बीच की कनेक्टिविटी को और अच्छा किया जा सके। इससे यात्रियों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही मालगाड़ियां भी ज्यादा से ज्यादा गुजर सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ने देश के होनहारों के लिए नए आयाम स्थापित किए हैं। परीक्षा पर चर्चा ने जहां प्रधानमंत्री को देश के युवाओं के संरक्षक के रूप में सशक्त परिचय कराया, वहीं प्रधानमंत्री के दिए गए टिप्स ने छात्र छात्राओं के मन से परीक्षा को लेकर उपजने वाले भय को भी निर्मूल किया।
अयोध्या जनपद से अनिल सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में गए छात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी हम प्रधानमंत्री से मिल सकेंगे और रूबरू होकर आमने सामने बात कर सकेंगे। प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे संघर्ष सिंह ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वहां से मिले टिप्स ने हमारे परीक्षा के प्रति सोच को ही बदल दिया। नतीजा ये आया कि हम उच्च अंक प्राप्त कर परीक्षा में सफल हुए। गोंडा जिले में एक सप्ताह से हो रही कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल है। ठंडक और कोहरे ने अब ट्रेन की रफ्तार भी धीमी कर दी है। 5 घंटे से 12 घंटे तक ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिससे यात्री अपने गंतव्य स्थलों तक समय से नहीं पहुंच पा रहे। उन्हें घंटों स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। एक सप्ताह से भीषण कोहरे के कारण पूरे दिन सूरज नहीं निकल रहा है। लोग अलाव तापने और चाय की चुस्की लेकर ठंडक से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ठंडक को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जिले में आज एक सप्ताह से अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस तथा हवा 16.6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। जिला प्रशासन ने जिले में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है। बाहर से आने वाले यात्रियों और मजदूरों के लिए रैन बसेरा बनवाया गया है। अलाव चलाए जा रहे हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं जिसमें स्थायी और अस्थायी हर तरह के हैं। जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रभाव अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई है। राजधानी लखनऊ में कल दिन में धूप निकलने के बाद देर शाम से ही कोहरे की चादर छा गई। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोरखपुर में 3.6, चुर्क में 5.5, वाराणसी में 7.6 और कानपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अभी कोहरा होने की संभावना जताई है। कोहरे के कारण यातायात की गति धीमी हो गई। लखनऊ के जिलाधिकारी ने ठंड को देखते हुए निर्देश दिया कि कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि कक्षा 9 से 12 तक के क्लास ऑनलाइन चलेंगे। प्रैक्टिकल के लिए 10वीं 12वीं के छात्र स्कूल आ सकते हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि ठंड में कुछ राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। आज सुबह भी कोहरे की चादर छाई रही। इस बीच लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि बुजुर्गों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव के लिए विशेष इंतजाम करें। प्रशासन के द्वारा सभी जनपदों में रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी खुले में ना सोए। और अगली खबर आजमगढ़ से है। युवा दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आजमगढ़ में 3 दिवसीय आवासीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय पालन, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता के साथ साथ समुदाय के विकास से संबंधित सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनने पर बल दिया गया। इस शिविर के दौरान योगाचार्य द्वारा युवाओं को विभिन्न योग क्रियाओं और योगासन के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर 40 प्रतिभागियों को बैग, प्रमाण पत्र और शील्ड दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक रुद्र प्रताप ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में से जुड़े लोगों ने युवाओं के राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान किया है, जिससे राष्ट्र का विकास हो। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में युवाओं को कृषि उद्यमी बनकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के टिप्स दिए गए हैं। हमारे माननीय कुलपति जी हैं, हमारे माननीय निदेशक प्रसार महोदय हैं, हमारे प्रभारी अधिकारी महोदय हैं, सारे लोगों के कुशल नेतृत्व में हम कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा पर युवाओं के
उन्नति के लिए लगातार जो हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षण है या जिसको हम रोजगार परक प्रशिक्षण कहते हैं वो हम देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे बहुत से युवा जनपद के जो विभिन्न जगहों पे श्रमिक के रूप में काम करते थे, आज वो एक विभिन्न क्षेत्रों में सफल उद्यमी बनकर स्थापित हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से निशुल्क मिलेगा। हापुड़ में ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जनपद में बिना भेदभाव के गरीबों को निशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। निशुल्क राशन मिलने पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। लाभार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई इस योजना से गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है। ये जो निःशुल्क राशन मिल रहा है बहुत अच्छी योजना है। बिना भेदभाव के सभी को राशन मिल रहा है। हर बार ही राशन फ्री मिल रहा है। इससे बढ़िया योजना और क्या मिले गरीब आदमी को। अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी है, अच्छे लाभ दे रही है। मुफ्त राशन गरीबों के लिए सही टाइम पे पहुंच रहा है। और जैसा किसी की कहीं सुनवाई नहीं थी, आज की डेट में गरीब आदमी की सबसे ज्यादा सुनवाई इस गवर्नमेंट में है। हमें राशन बहुत आराम से मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सरकार बहुत बढ़िया है और हमें फ्री राशन मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं, बहुत आसानी से मिल रहा है। राशन के लिए आइए, हमें राशन मिल रहा है, फ्री मिलता है और क्या नाम कोई दिक्कत नहीं है। पहले पैसा मिल रहा था, फ्री मिल रहा है और सरकार बढ़िया दे रही है हमें। राशन लेना है, सही मिल रहा है। मोदी जी की सरकार में बढ़िया राशन मिल रहा है, बढ़िया। 1 महीने में 2 दफे मिले, फ्री मिले। वहीं मथुरा में ठंड और घने कोहरे से अभी राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। जनपद में ठंड से गरीबों और जरूरतमंदों को बचाने के लिए लगाए गए रैन बसेरों का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। देर रात नगर आयुक्त अनुनय झा ने 13 रैन बसेरे की व्यवस्थाएं देखी। कल भी हल्की धूप निकली पर गलन के प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे में दृश्यता 0 तक पहुंच रही थी। ठंड से बचाव को लेकर लोग जैकेट, मफलर, टोपी पहनकर घरों से बाहर निकले। यहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चौराहों पर गैस से अलाव जलते नजर आए। रैन बसेरा के लिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद दे रहा हूं, जो गरीबों के लिए, एक निसहाय व्यक्तियों के लिए जिसके पास 1 रुपये भी नहीं हो, उसके लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है ये तो कहना ही बड़ी, जितना कहेंगे उतना कम ही कहेंगे जो सरकार कर रहा है इस समय। जो लोग परदेसी आते हैं, रात को यहाँ बेसहारा रहते हैं और इधर उधर घूमना पड़ता था, यह हर एक के पास पैसे नहीं होते तो ये मथुरा ऐसी जगह है कि यहाँ पर जो है होटल नहीं मिलते, क्योंकि ये अभी नया साल निकला है तो सारे होटल और सारी वो जगह फुल थी, आदमी के पास रुकने को कहीं जगह नहीं थी। तो ये जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास। और समाचारों के अंत में नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस पर। विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। दुनिया का सबसे लंबा और भव्य शानदार गंगा विलास क्रूज पहुंचा वाराणसी। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे काशी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना। गंगा विलास क्रूज के पर्यटकों ने आज सुबह सारनाथ स्थित बौद्ध स्तूप का किया भ्रमण। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को देखा और भारत की समृद्ध धरोहर देखकर हुए भाव विभोर। और प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रभाव अभी कुछ दिन और रहेगा जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अगले 2 दिनों में बारिश की जताई है संभावना। और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।